नमस्कार, बाइजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के इस अंक में हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनपीएस को लेकर के यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भारत में जो है भूजल की कमी को लेकर के यहाँ पर एक न्यूज़ आया है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है अंतरिक्ष अनुसंधान में वैश्विक सहयोग को जो एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है रूस के घोषणा के बाद उसका भी जिक्र करेंगे। और यहाँ पर सबसे अंतिम में जो है कोविड-19 को लेकर के जो आज समाचार आए हैं उसका भी यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर सबसे अंतिम में आज के समाचार पत्र पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों का भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 11 में एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है रिफॉर्म्स इन द नेशनल पेंशन सिस्टम। ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर जो है ये समझाया गया है कि आखिर ये नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं एनपीएस, वो इतना महत्वपूर्ण योजना क्यों है सरकार के लिए और वो क्या कारण है जिसके चलते सरकार जो है एनपीएस सिस्टम में जो है यहाँ पर सुधार करने का प्रयास कर रही है। तो आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है पीएफआरडीए का नाम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। यहाँ पर उसके अंदर जो है सरकार ने 2004 में जो है नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत की थी। और यहाँ पर जब ये शुरू किया गया था तो सोच क्या थी कि असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरीके से ये एक रिटायरमेंट प्लान के रूप में जो है प्रयुक्त किया गया। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है जो फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो छोटे लोग हैं जिनका इनकम बहुत ही कम है उनके लिए जो है अभी तक कोई भी जो है अच्छी योजना जो है सरकार लेकर के नहीं आई थी। और यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जब एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की घोषणा की गई तो एक तरीके से जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है एक रिटायरमेंट प्लान के रूप में इसके देखा गया। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज के टाइम में जो है एनपीएस जो है वो बहुत ही बढ़ चुका है, यानी कि आप इसी से समझ सकते हैं कि 4.24 करोड़ खाते हैं इसमें। तो ये एक तरीके से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एनपीएस में जो है अपना खाता खुलवा रहे हैं, यहाँ पर अपने पैसे का बचत कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये 4.24 करोड़ जो खाते हैं उसमें से 3.02 करोड़ जो खाते हैं वो किसके हैं, अटल पेंशन योजना के हैं। और आप सभी जानते हैं कि अटल पेंशन योजना है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो है बनाई गई थी और एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो है एक निश्चित पेंशन मिलता रहे उसको लेकर के यहाँ पर ये योजना जो है आया था। ये आश्वासन देता है कि वो जब रिटायर करेंगे तो उन्हें जो है क्या है, एक निश्चित पेंशन का भुगतान होता रहेगा जब तक कि वो जिंदा है। यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो एनपीएस है वो भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और यहाँ पर जो बचे हुए जो खाते हैं वो भी छोटे बिजनेसमैन के हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत के उन लोगों के लिए जिनका इनकम क्या है, बहुत कम है और जिनके पास कोई ऐसी योजना नहीं थी कि वो रिटायरमेंट के बाद जो है क्या करेंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या उनका होगा, उन्हें कैसे जो है एक निश्चित जो है पेंशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र किया गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो एनपीएस सिस्टम है यानी कि नेशनल पेंशन जो स्कीम है वो क्यों भारत के लोगों के लिए और सरकार के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण जो है सरकार जो है इसमें जो है चेंज कर रही है, इसमें जो है सुधार करने की योजना बना रही है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो रुपए आप जमा करते हैं एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद वो वापस कैसे आते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जितना भी पैसा जमा करता है अपने रिटायरमेंट तक उसका 60% तो उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो है 40% जो उसका जो अमाउंट है उसे उसको क्या करना होगा,
एन्युटी यानी कि वार्षिक उत्पाद में क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसे निकालने के बाद भी उसके पास जो है ऐसा कुछ आय का स्रोत बने जिससे कि वो मासिक में जो है हर मंथ जो है क्या कर सके, कुछ पैसे उसे मिल सके उसके निधन होने तक। समझने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने जो है 100 रुपये जो है जमा किए हैं, कहाँ पर, एनपीएस में, और यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद जो है इसका 60% यानी कि 60 रुपये जो है आपको वापस मिल जाएंगे, आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन इसका 40% यानी कि 40 रुपये जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। आप इस 40 रुपये को क्या करेंगे, जो वार्षिक उत्पाद है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एन्युटी, उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या होगा, हर मंथ जो है कुछ पैसे आएंगे और वो कब तक आते रहेंगे, जब तक कि आपका निधन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर सरकार की सोच ये थी कि क्यों ना जो है एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जो है जो व्यक्ति है जिसने एनपीएस में क्या किया, अपना पैसा रखा है, उसे जो है उसके मरने तक जो है एक मासिक आय का जो है स्रोत मिल जाए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो व्यवस्था है उसमें जो है कुछ छूट भी दी गई है और कहा गया है कि वैसा व्यक्ति जो एनपीएस खाते में सिर्फ 2 लाख तक ही जमा कर पाता है अपने रिटायरमेंट एज तक, उसे जो है पूरा का पूरा पैसा जो है वापस मिल जाएगा। उस पर जो है ये 60% और 40% वाला जो स्कीम है, जो रेशियो है, वो लागू यहाँ पर उसके नहीं होता, यानी कि उसका पूरा का पूरा पैसा उसे वापस दे दिया जाता है। यहाँ पर जो है अब इसी को लेकर के जो यहाँ पर चर्चा है और कहा गया है कि पीएफआरडीए चाहता है कि ये जो स्कीम है उसमें जो छूट है उसे जो है 2 लाख से बढ़ा करके क्या कर दिया जाए, 5 लाख। यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति अगर 2 लाख तक जमा करता है अपने एनपीएस खाते में तो उसे जो है रिटायरमेंट के बाद जो है पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। उस सीमा को जो है अब क्या किया जा रहा है, 5 लाख तक बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये भी फैसला लिया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो लोग एनपीएस में पैसा जमा करते हैं, उनके 40% सदस्यों को जो है क्या किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके लिए जो है जो एन्युटी में इन्वेस्टमेंट करना वो जो है अनिवार्य नहीं रहे। तो यहाँ पर जो है 2 सुधारों की बात कही जा रही है, किसके द्वारा, पीएफआरडीए के द्वारा। तो यहाँ पर जो है ऐसा करने के लिए जो है खास करके जो दूसरी बात मैंने बताई उसको करने के लिए आपको संसद की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन जो पहला जो बात यहाँ पर कहा जा रहा है पीएफआरडीए के अध्यक्ष के द्वारा, वो जो है वो तुरंत लागू करने के लिए तैयार है। तो यही 2 जो है सुधार जो है सरकार करना चाहती है। अब यहाँ पर जो है इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण जो है सरकार जो है वो जो 40% इन्वेस्ट करने का जो क्या है, एक तरीके से उनका जो निर्णय है उसे वो पलटना चाहती है, उसे हटाना चाहती है। आपको ये समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि भारत में जो है इंटरेस्ट रेट जो है कितना मिल रहा है। मान लीजिए आप बैंकों में 100 रुपये रखते हैं और उस पर जो है आपका रिटर्न कितना आ रहा है। आज के टाइम में आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग पर वो क्या है, बहुत ही खत्म होता जा रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है, यानी कि रिटर्न बहुत ही क्या है, खराब है। समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है क्या किया, 100 रुपये को क्या किया, इन्वेस्ट किया किसी उत्पाद में। अब यहाँ पर जो है उसका रिटर्न कितना है, 5% का है, यानी कि जो है 100 रुपये में उसे कितना मिलेंगे, ₹5। अब यहाँ पर जो हमारी महंगाई दर है वो 5 से 6% के बीच में रहती है। मान लीजिए कोई वस्तु जो वो खरीदता हो उसकी कीमत में 5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि जो 5 रुपया उसने एक्स्ट्रा कमाया वो 5 रुपया उस वस्तु को खरीदने में चला गया, यानी कि उसकी नेट इनकम कितनी हो गई, 0। अगर मान लीजिए जो है उस उत्पाद का जो है मतलब उसमें जो महंगाई है वो 10% बढ़ गई, यानी कि उसमें जो है 10 रुपये बढ़ोतरी हो गई, तो आपने कमाया 5 रुपया और जब आप दुकानदार के पास गए तो उसने बताया कि अब उस उत्पाद में जो है 10 रुपया क्या है, बढ़ चुका है, यानी कि अब देखा जाए तो आप -5 रुपीज़ में है, यानी कि आपका जो रिटर्न है देखा जाए तो क्या है, निगेटिव में चला गया। कहने का ऐसा ये है कि इन्फ्लेशन के कारण जो है यहाँ पर जो रिटर्न है वो क्या हो जा रहा है, एक तरीके से निगेटिव में चला जा रहा है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इससे परेशान थे कि सरकार ये नियम बना चुकी है कि 40% उन्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा किसी न किसी एन्युटी में, लेकिन रिटर्न जो है वो बहुत ही कम है। कहने का ऐसा ये है एक तरीके से निगेटिव रिटर्न है। तो यहाँ पर लोग जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनपीएस को अपनाने में क्या कर रहे हैं, अब थोड़ी सी कोताही बरत रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो यहाँ पर सरकार क्या चाहती है कि वो 40% का जो एक तरीके से जो उन्होंने क्या लिया है, लिमिट लगाया था कि आपको इन्वेस्ट करना ही होगा,
उसे जो है वो क्या करना चाहती है, थोड़ी सी छूट देना चाहती है। अब यहाँ पर जो है इस समाचार के अंतिम में ये भी कहा गया है कि आप जो है एनपीएस ज्वाइन करने वालों का जो एज लिमिट है उसे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एज लिमिट है उसे क्या कर देना चाहिए, 70 ईयर कर देना चाहिए। और यहाँ पर रीजन क्या दिया जा रहा है कि 2017 में सरकार ने जो है एज लिमिट को जो है वो 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 65 साल। और यहाँ पर जब ऐसा किया गया तो 15,000 नए जो लोग हैं वो ज्वाइन किए, जिनका उम्र क्या था, 60 साल से ज़्यादा और 65 साल के बीच में था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम इस एज को जो है 70 साल कर दें तो यहाँ पर जो है कुछ और लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ सुधार हैं, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ का यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पेज नंबर 10 में एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय 20% इन इंडिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें जो है ग्राउंड वाटर में यानी कि भूजल में जो है क्या है, बहुत ही तेजी से गिरावट आ रही है। और उसके कारण जो विंटर क्रॉप है यानी कि जो ठंडी में बोए जाने वाले जो फसलें हैं उनकी बुआई में और उनके उत्पादन में जो है 20% तक की कमी आ सकती है। और यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो यहाँ पर सरकार के लोग हैं जो कृषि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ये देखना होगा कि आखिर ये किस तरीके से जो है क्या है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है जो घटता जा रहा है उसे बढ़ाया जाए या फिर उसे मेंटेन किया जाए और यहाँ पर जो है भारत में जो है जल की कमी नहीं होने दी जाए। आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो दुनिया का जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका, तो गेहूं का। यानी कि यहाँ पर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है दूसरे नंबर पे हैं, क्या उत्पादन करने में, गेहूं के उत्पादन को करने में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में जो है 30 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा जो है भूमि पर क्या किया जाता है, गेहूं का खेती किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में ग्राउंड वाटर जो है कम हो रहा है, उससे ये देखने को मिला है कि 2025 तक जो है गेहूं की बुआई में और उसके उपज में क्या हो सकता है, 20% तक की कमी आ सकती है। यहाँ पर जो है उन फसलों का भी जिक्र किया गया है जो कि गेहूं के अलावा जो है क्या होते हैं, ठंडी में जिनकी बुआई होती है। यानी कि कहा जा रहा है कि विंटर में, ठंडी में जो है बोए जाने वाले जो फसल हैं उनका जो उत्पादन है वो 20% से ज़्यादा गिर सकता है। कब तक, 2025 तक। यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल टीम ने जो है भारत में जो है सिंचाई करने वाले जो 3 साधन है, जैसे नहर के द्वारा जो सिंचाई होती है, कुओं के द्वारा जो सिंचाई होती है, ट्यूबवेल के द्वारा जो सिंचाई होती है, उसका जो है विश्लेषण किया है। और यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर जहाँ पर भी इन चीज़ों की खेती सबसे ज़्यादा होती है उसमें से 13% से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पर जो है उनका जो भूजल स्तर है वो क्या हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो गांव जिनमें जो है भूजल की कमी दिख रही है, उनकी जो बुआई का जो एरिया है उसमें जो है 68% तक की कमी आ सकती है। यानी कि एक बहुत बड़ा जो भूभाग है जहां पर गेहूं की खेती होती है उसे जो है नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है भयावह है। यहाँ पर जो है इसी न्यूज में जो है लेखक के द्वारा अल्टरनेटिव सोर्स की जिक्र किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो है ये भी स्टडी किया गया कि क्या जो नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसको बढ़ावा दे करके हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर पाया गया कि अगर जो है हम नहरों का भी क्या करें, इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर यह कहा गया कि जो स्थिति है उसमें ज़्यादा सुधार नहीं होगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7% की क्या होगी, कमी आएगी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से लड़ने के लिए भारत को जो है बहुत सारे प्रयास करने होंगे, जिसमें से यहाँ पर कुछ प्रयासों को जो यहाँ पर सुझाया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जो है वाटर सेविंग यानी कि वैसे टेक्निक को यूज़ करना होगा जिससे कि क्या हो, पानी की बचत हो, जैसे स्प्रिंकल है, ड्रिप इरिगेशन है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि हमें किसानों को ये समझाना होगा कि वो ऐसे अनाजों का उत्पादन करें जिसमें जो है पानी की मात्रा
कम लगती हो। तो यहाँ पर जो है ये बात बहुत ही प्रमुखता से उठाई गई है कि किस तरीके से भारत में जो ग्राउंड लेवल है, जो भूजल का स्तर है वो कम होता जा रहा है और उसके कारण जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है भारत में फसलों के उत्पादन को लेकर के। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो है वहां पर जो है उस पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और जिसमें जो है बिहार का नाम जो यहाँ पर प्रमुखता से लिया गया है। आइए अब एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर जो है पेज संख्या 12 में जो है एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक क्या है, अ स्पेस फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट एंड यूनिटी। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ISS की, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। आप सभी जानते हैं कि रूस के द्वारा जो है एक घोषणा की गई है और यहाँ पर यह कहा गया है कि वो जो है जो ISS का जो प्रोग्राम है उससे क्या है, हटने वाला है और वो अपना खुद का जो अंतरिक्ष स्टेशन जो है बनाने जा रहा है, जिसे वो क्या करेगा 2030 तक लॉन्च करने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि 2025 तक जो है रूस जो है ISS जो है ये जो परियोजना है उसको ये लेटर दे देगा कि वो क्या करने वाला है, इससे हटने वाला है। अब यहाँ पर जो है इसी को लेकर के एक चिंता जाहिर की गई है कि क्या जिस तरीके से ISS की जो योजना थी उसमें ये देखा गया था कि यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो एक होकर के क्या कर रहा है, अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में काम कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है मानव जाति के लिए। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या रूस के इस कदम से जो है एक जो माहौल बना था जिसमें जो है दुनिया के जो बड़े देश हैं वो प्रतिस्पर्धा छोड़ करके एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में खोज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वैसा माहौल जो है वो फिर से बन पाएगा? कहीं अंतरिक्ष में जो है एक तरीके से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो है वो शुरू तो नहीं हो जाएगी और यहाँ पर यह भी खतरा हो सकता है कि देश जो है वो क्या करें, अंतरिक्ष जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल जो है सैन्य कामों में भी करने लगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इस न्यूज़ में जो है ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो ISS का जो योजना है वो शुरुआत हुआ और यहाँ पर इसकी भव्यता को बताया गया है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ISS के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ बहुत ही रोचक जानकारी यहाँ पर दी गई है और इसको देने का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ पर ये बताना कि किस तरीके से दुनिया के जो देश हैं वो मिल करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जो रूस का यहाँ पर जो घोषणा हुआ है वो कहीं जो है इस पर जो है पानी ना फेर दे। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी गई है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि ISS का जो विचार का जो जन्म है वो 1984 में हुआ था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जो है इसकी घोषणा की थी कि दुनिया के जो है बहुत सारे देश मिलकर के क्या कर सकते हैं, एक ऐसा जो है स्पेस स्टेशन जो है बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा था, नई टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ता, तो यहाँ पर किसी एक देश के लिए जो है ऐसा काम करना जो है मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर यह बताया गया कि इसकी जो शुरुआत है, इसका जो विचार है उसका जन्म क्या है 1984 में हुआ और किसके द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा। और यहाँ पर जो है आगे चल करके जो है 1998 में यहाँ पर देखिए डेट भी दिया गया है कि जो पहला खंड है, जैसे आप जानते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक साथ नहीं बनाया गया है, बहुत सारे सेक्शन को यहाँ पर जोड़ करके जो है इसका निर्माण किया गया है और ये कहा गया है कि इसका जो पहला खंड है वो 20 नवंबर 1998 को जो है एक रूसी प्रोटॉन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, जार्या, जिसका अर्थ क्या होता है, सूर्योदय। तो कुछ मैंने जैसा कहा कि कुछ रोचक जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं और ये बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए यहाँ पर जो है रूस का रॉकेट का यूज किया जा रहा है, विचार जो है वो अमेरिका का है, तो एक तरीके से दो धूर प्रतिद्वंदी जो है क्या कर रहे हैं, मिल करके जो यहाँ स्पेस में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ISS को जो है बहुत सारे देशों का समर्थन प्राप्त है। यहाँ पर जो है रूस, अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन, कनाडा जैसे देश मिल करके क्या कर रहे हैं, ISS को बना रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो स्टेशन पर पहला मानव अभियान था वो कजाकिस्तान में बैकानूर कॉस्मोड्रोम से जो है सोयूज TM-31 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अब तक जो है
ISS में जो है 19,200 के 240 व्यक्तियों ने क्या किया है, इसका दौरा किया है, जिसमें मलेशिया और UAE जैसे देश भी शामिल हैं। आप सोच नहीं सकते कि मलेशिया और UAE जैसे, जिनके पास जो है अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी नहीं है, वो देश के लोग भी जो है, साइंटिस्ट भी जो है, इंजीनियर जो है, वो क्या कर रहे हैं, ISS का दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से दुनिया के देश जो है मिल करके जो यहाँ पर काम कर रहे थे। यहाँ पर यह भी एक डेटा दिया गया है कि ISS में जितने लोग गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के लोग गए हैं। जैसे वहाँ से जो है 151 लोग गए हैं, रूस ने जो है 48 लोगों को भेजा है, जापान ने जो है 9 लोगों को और कनाडा ने जो है 8 लोगों को वहाँ पर क्या है, दौरा पे भेजा है। यहाँ पर जो है इस बात को बताने का मुख्य कारण क्या है, आपको यह समझना होगा। ये सारी जानकारियां इसीलिए दी जा रही है कि आप ये देख सकते हैं कि कोई एक देश जो है वो इतने बड़े परियोजना को जो है संभाल नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर खर्च बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर जो है बहुत सारे देशों ने जब आकर के मिले, उन देशों की टेक्नोलॉजी ने मिल करके क्या किया है, ISS का निर्माण किया है, जिसका जो प्रयोग है वो मानव जाति के भलाई के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा था, और इसी को देखते हुए अमेरिका ने जो है एक फैसला लिया, और अमेरिका ने जो है अपनी प्राइवेट कंपनी SpaceX को जो है क्या किया, इसमें शामिल किया। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए जो है रूस के रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, जिसके लिए जो है यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो पैसा जो है रूस को दिया जाता था। लेकिन जब से जो है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी SpaceX के द्वारा जो है ये काम को किया गया है, तभी से जो है रूस ने चिढ़ करके क्या किया है, इससे बाहर निकलने की घोषणा की है, क्योंकि अब उसे जो है यहाँ पर कमाई जो है वो उसकी नहीं होती दिख रही है। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि ये जो 20 सालों से जो एक तरीके से एक होकर के ये देश क्या कर रहे थे, इस परियोजना को चला रहे थे, यहाँ पर जो है इस परियोजना को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा रूस के निकलने के बाद। और ये कहा जा रहा है कि कहीं जो है फिर से जो है अमेरिका और रूस में क्या हो जाए, एक तरीके से अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की होड़ ना शुरू हो जाए। आइए अब कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ समाचारों को देख लेते हैं। और यहाँ पर आज के पेपर के पेज संख्या 11 में जो है 2 न्यूज़ आई हैं। इसमें से पहला न्यूज़ का शीर्षक क्या है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर कोविड-19 वैक्सीन। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है बहस चल रहा है पूरी दुनिया में कि क्या जो है कोविड के जो टीके लगाए जा रहे हैं वो लोगों को जो है दोबारा इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब होंगे कि नहीं। और यहाँ पर कुछ डेटा की बात की गई है, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ICMR के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि बहुत ही कम संख्या है उन लोगों की जिन्होंने जो है टीका लेने के बाद भी उन्हें क्या है कोविड-19 जो है वहाँ पर उन्हें हुआ है, यानी कि उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। और यहाँ पर ये क्या कहा गया कि 10,000 लोगों में से जो है इनकी संख्या जो है सिर्फ 2 से 4 है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो परसेंटेज है वो क्या है, बहुत ही कम है। इस समाचार में जो है कुछ डेटा दिया गया है, एक डेढ़ तो हमारे देश का है और दूसरा जो है विदेशों में जो इस तरीके को लेकर के जो सर्वे किए गए हैं उसको लेकर के हैं। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें कही गई है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या है। यहाँ पर जो है एक वर्ड यूज किया गया है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसे कहा जा रहा है कि जब आपने जो है क्या है दोनों डोज ले लिए हैं किसके, वैक्सीन के, और उसके बाद भी जो है आप क्या हो जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव। ऐसे केसेस को ही ये क्या कहा जा रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि जो इन्फेक्शन है उसका जो प्रतिशत है वो क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एस्ट्राजेनेका का जो ट्रायल है उसमें ये पता चला कि सिर्फ 0.5% ऐसे लोग हैं जिनको जो है इस वैक्सीन को देने के बाद क्या है दोबारा जो है कोरोना हुआ है। उसी तरीके से फाइजर जो है उसके भी जो है फेज 3 के ट्रायल यहाँ पर दिए गए हैं और बताया गया है कि यहाँ पर जो है सिर्फ 0.03% ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है ये वैक्सीन दी गई और उन्हें बाद में जो है क्या हुआ, कोरोना हुआ। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि डेटा जो है कब तक का है, 20 अप्रैल तक का है और आज क्या है 25 अप्रैल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि संख्या जो है वो बहुत ही कम है जिन्हें जो है वैक्सीन दी गई और दोबारा उन्हें क्या हुआ, कोरोना हुआ। यहाँ पर जो है भारत के पक्ष में भी बातें की गई है और कहा गया कि भारत में जो है यहाँ पर जो है भारत को लेकर के भी डेटा दिया गया है और कहा गया है कि जिन लोगों ने जो है कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है
उनमें जो है दोबारा से इन्फेक्शन का जो रेट है वो कितना है 0.04%। यानी कि कोवैक्सीन अगर आपने ले लिया है उसका दोनों डोज, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 0.04% ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है दोबारा जो है इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ पर जो है कोविशील्ड का भी डेटा दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो इसका रेट है वो क्या है 0.03% है। यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये देखने को मिला है कि जिन्होंने जो है दोनों डोज लिए हैं कोरोना वैक्सीन के, उन्हें जो है क्या है दोबारा से जो है कोरोना हुआ है। तो इन्हीं सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया कि ऐसे मामले बहुत ही कम है। और यहाँ पर ये अंतिम में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि कोई भी वैक्सीन जो होता है वो 100% जो है प्रोटेक्टिव नहीं होता है। और यहाँ पर जो है इन छोटे छोटे मामलों को देखते हुए जो हम वैक्सीन जो है देना जो है बंद नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है इसी को लेकर के एक और न्यूज आया है जो कि पेज नंबर 11 में ही है और जिसका शीर्षक क्या है, जैब्स फॉर और एडल्ट्स एमिड द सेकेंड वेव। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने क्या किया है, 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है कोरोना की वैक्सीन देने का फैसला किया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि यह फैसला जो है जल्दी से जल्दी अब इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन दे करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोरोना की जो सेकेंड वेव है उससे जो है निजात पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है और आपको ये बता दूं कि ये डेटा जो है 23 अप्रैल तक का है। यहाँ पर यह कहा गया है कि दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर जो इन्फेक्शन का जो रेट है वो बहुत ही बढ़ चुका है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि दिल्ली में जो है 30.1% जो है इन्फेक्शन का रेट है। यानी कि अगर 100 सैंपल टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से 30.1 जो सैंपल है वो क्या हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप छत्तीसगढ़ में देखो तो ये परसेंटेज कितना है, 30.1% है। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो है ये रेट कितना है, 24.6% है। मध्य प्रदेश में 23.8% है। आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में भी 20% से ज़्यादा है। यानी कि जो है बहुत ज़्यादा लोगों में क्या है फैल चुका है। और यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा है कि हमें जो है अगर ऐसी इससे बचना है, इसे निपटना है, तो हमें क्या करना होगा, बहुत ही जल्द से जल्द जो है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन जो है लगानी होगी और खास करके 18 साल से ऊपर के लोगों को। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने जो है क्या किया है, अपने वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जून जुलाई के बाद जो है वो क्या है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और उस समय जो है वैक्सीन जो है बहुत ही तेजी से लगाई जा सकेगी। आइए अब आज के मुख्य परीक्षा पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पर प्रश्न 1 क्या है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में वैश्विक सहयोग रूस द्वारा ISS को छोड़ने और अपने स्वयं के स्टेशन को शुरू करने पर विचार करने के साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस कथन पर अपने विचार रखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये चर्चा भी की कि किस तरीके से जो ISS है यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसे जो है बहुत देशों के द्वारा मिलकर के जो है शुरुआत उसकी की गई थी और जो कि काफ़ी सफल रहा। आप अगर उत्तर की जब संरचना करेंगे तो भूमिका में जो है आप जरूर इस बात का जिक्र करेंगे किस तरीके से ISS की शुरुआत हुई, कैसे बहुत सारे देश यानी कि रूस, कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा मिल करके जो है एक योजना बनाई गई और जिसे जो है क्या किया गया, इम्प्लीमेंट भी किया गया। और यहाँ पर आप बता सकते हैं मुख्य भाग में कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये जो परियोजना है वो मानव जाति के लिए क्या है बहुत ही सही साबित हो रही थी। लेकिन जो है रूस के द्वारा जो है जो हटने का जिक्र किया गया है उसके बाद से जो है ये लग रहा है कि कहीं अंतरिक्ष में भी जो है रूस, अमेरिका, चाइना जैसे बड़े देशों के बीच में क्या हो, कहीं जो है एक तरीके से अंतरिक्ष का भी जो है सैन्यीकरण ना हो जाए, यानी कि एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ ना लग जाए। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नीति समर्थित गहन कृषि के कारण सतत भूजल उपयोग में वृद्धि हुआ है और इसके कारण भारत में जल की कमी देखी जा रही है, इस कथन का विश्लेषण करें। तो जैसा कि हमने एक समाचार का यहाँ पर विश्लेषण किया था जिसमें ये कहा गया कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है भूजल की क्या है बहुत ही कमी देखी जा रही है, जिसके कारण जो है कृषि में जो है नुकसान होगा, उत्पादन को जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है आप इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से विभिन्न संस्थाओं ने जो है रिसर्च के द्वारा जो इस बात को कह रही है वो कि भारत में जो है जो भूजल स्तर है
वो बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। आप उन सभी की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, आप उपायों का भी चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सरकार को जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी कदम उठा करके इस स्थिति को रोकना होगा। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।